Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College, Badaयूं. I welcome you all on my channel, The Inclusive Zone. तो जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन साइकिल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थियोरीज ऑफ मोटिवेशन, क्या अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। अगर जो आपको पिछली वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर जो पिछली वीडियो को अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट या अभिप्रेरणा की अवधारणा ही समझ में नहीं आएगी तो आपको थ्योरी समझने में मुश्किल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की अगर जो हम बात करें तो आपकी थ्योरीज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला है आपकी कंटेंट थ्योरीज और दूसरा है आपका प्रोसेस थ्योरीज। तो कंटेंट थ्योरीज में पहली थ्योरी है मैस्लो हायरार्की नीड्स। अब ये जो मैस्लो हायरार्की नीड्स है, ये आपको सबसे पहले नाम याद रखना है कि ये जो हायरार्की नीड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो हायरार्की नीड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। जो आपका आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है ये मैस्लो ने दिया है। मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। तो आपको ये जो है ये थ्योरीज के नाम और इनके प्रोपाउंडर आपको याद रखने हैं, ताकि अगर क्योंकि आपके एग्जाम में अगर जो हम बात करें जो बीए के एग्जाम्स हैं तो उनमें आपके एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जो आएगा भी तो नाम पूछ लेंगे कि ये थ्योरी किसने दी है। तो आपको याद रखना है कि जो पदानुक्रम आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है मोटिवेशन की, वो अब्राहम मैस्लो ने दी है। उसके बाद है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है ये हर्ज़बर्ग ने दी है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? हर्ज़बर्ग ने दी है। उसके बाद आपकी थ्री नीड थ्योरी। थ्री नीड थ्योरी जो है आपकी मैकलैंड ने दी है। थ्री नीड थ्योरी को हम लर्नर्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, लर्नर्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी अचीवमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि कहीं से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आपकी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। जो आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है ये मैक रॉजर्स ने दी है, ठीक है। उसके बाद है अर्ज थ्योरी। जो अर्ज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो आपकी दी है एडलर्स ने। उसके बाद है कि मोटिवेशन थ्योरी यानी कि अभिप्रेरणा सिद्धांत। जो आपका अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये आपके मायो ने दिया है। तो ये जो आपकी कंटेंट थ्योरीज हैं, कंटेंट थ्योरीज में आपको ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये दो नाम है। एक नाम है आपका मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, और नीड थ्योरी जो मैकलैंड की थ्री नीड थ्योरी है, इसको हम लर्नर थ्योरी भी बोलते हैं और अचीवमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस थ्योरीज पे। तो प्रोसेस थ्योरीज में आपकी इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी जो आपकी दी है वो एडम्स ने दी है। उसके बाद है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपकी व्रूमर्स ने दी है। फिर है मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी आपकी टेलर ने दी है। अब देखिए जो यहाँ पे जब मैंने ऊपर भी बात की ये वाला पॉइंट, यानी कंटेंट थ्योरीज में भी आपकी मोटिवेशन थ्योरी है जो कि मायो ने दी है, और प्रोसेस थ्योरीज में भी आपकी मोटिवेशन थ्योरी है जो कि टेलर ने दी है। तो ये दोनों आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन आए। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मोटिवेशन की थ्योरी में जो प्रोसेस थ्योरीज के अंदर मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेलर ने दी है।
ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कंटेंट थ्योरी के अंदर आपकी मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मेयो हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी थ्योरीज, तो जो आपकी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है ये बेंडूरा ने दी है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपकी स्किनर ने दी है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत हम पिछली जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। देन है आपकी गोल सेटिंग थ्योरी, तो जो आपकी गोल सेटिंग थ्योरी है ये लॉक्स ने दी है। तो आपको याद क्या रखना है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत दो भागों में बटे हुए हैं। पहला सिद्धांत है कंटेंट सिद्धांत, दूसरा है आपका प्रोसेस सिद्धांत। ठीक है, कंटेंट को हिंदी में बोलेंगे विषय वस्तु सिद्धांत और प्रोसेस को बोलेंगे प्रक्रिया सिद्धांत। तो जो आपकी विषय वस्तु सिद्धांत है इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम है आपका मैस्लो का पदानुक्रम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत और मैकलैंड की 3 नीड थ्योरी। प्रोसेस थ्योरीज में आपको याद रखना है, ये प्रोसेस थ्योरीज में आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इनके नाम एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये थ्योरी किसने दी है। आपके सिलेबस के लिए और आपके लेवल के लिए दो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी मैस्लो की थ्योरी और दूसरी है आपकी मैकलैंड की थ्योरी। तो आज हम इन दो थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। ऐसे ही आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी मोटिवेशन की किसने दी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे जो आपका पहला सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, यानी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की नीड दी है। तो अब्राहम मैस्लो का नाम आपको याद रखना है। अब एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये पहला पॉइंट क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर क्या है आपका सेफ्टी नीड्स, उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी जो जितनी भी आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आ जाएंगी। देन है सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स को बोलेंगे सुरक्षा। ठीक है, सेफ्टी नीड्स क्या है, जितनी भी आपकी जो सुरक्षा है आपकी वो उसमें आपकी सेफ्टी नीड में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी प्रेम, जो आपका थर्ड स्टेज में आएगा। उसके बाद है एस्टीम, यानी कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, है ना, आप क्या हैं, वो आपकी एस्टीम नीड्स में आता है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म अनुभूति, आत्म अनुभूति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड जो आपकी है ये लोवेस्ट नीड है, यानी कि सबसे लोवेस्ट आता है। ये आपको पिरामिड दिख रहा होगा, यानी कि ट्रायंगल बना हुआ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं। कैसे, ऐसे नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे लोवेस्ट नीड यानी कि सबसे निचले स्तर की जो आवश्यकता होती है वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, यानी कि जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो सबसे निचले स्तर की होती हैं। अब आपकी शारीरिक आवश्यकताओं में क्या होगा, जैसे खाना पीना, है ना, आपका खाना हो गया, पानी हो गया, आपकी नींद हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आएंगी। यानी कि सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होती है, आपका खाना, कपड़ा और मकान। तो जो सबसे पहले आपकी ये सारी नीड, ये आवश्यकताएं पूरी होंगी। जब तक ये आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी आप इन आवश्यकताओं के लिए अभिप्रेरित होंगे कार्य करने के लिए। जैसे ही आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब आप पहुंच जाते हैं ऊपर वाली स्टेज में। तो यानी कि जब तक आपकी ये वाली स्टेज जो आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेज है, फिजियोलॉजिकल आवश्यकताएं या शारीरिक आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं होंगी तब तक आप सेफ्टी नीड्स यानी कि जो आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, यानी आप इससे भी ये भी सोच सकते हैं कि जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तब तक आपको रहना कहाँ है ना, आपको क्या सेफ्टी, आपकी क्या सेफ्टी होनी चाहिए, आपको किस तरीके की सेफ्टी की आवश्यकता है, आप नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी स्टेज आती है,
फिजियोलॉजिकल स्टेज आती है, शारीरिक आवश्यकता आती है। इन सारी स्टेजेस को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे ही आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब बात आती है आपकी सेफ्टी नीड की। अब आपकी सेफ्टी नीड क्या है? जैसे ये आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा घर, तो घर क्या है आपकी शारीरिक, घर क्या है आपका सेफ्टी नीड, सुरक्षा के अंदर आता है। अब आपको खाना कपड़ा मकान ये सब मिल गए, खाना कपड़ा मिल गया है ना, आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि अब एक घर भी होना चाहिए जहां शांति से सुखी से मैं सो सकूं। तो अब ये क्या है? सिक्योरिटी ऑफ, अब सिक्योरिटी नीड में क्या क्या आएगा? सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, यानी कि आपके पास एक नौकरी भी हो, है ना, रिसोर्सेज भी हो, आपके पास फैमिली हो, हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, है ना, कि ये अब आपके पास पैसा भी हो। तो ये क्या है कि जब आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब आप अपनी सुरक्षा की तरफ सोचना शुरू करते हैं, सुरक्षा की तरफ अभिप्रेरित होते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही आपकी ये सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है फिर आप पहुंचते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ। अब आप ये चाहते हैं कि आपको प्यार मिले, है ना, लव मिले, आप दूसरों से रिलेटेड हो, है ना, तो ये सारी चीजें आप सोचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या कौन कौन से लोग आ जाएंगे? जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप हो गई, यानी कि आपकी दूसरों से मित्रता कैसी है, आपका परिवार आ गया, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर आती है। और लव एंड बिलोंगिंगनेस को आप कब सोच पाएंगे? जब आपकी ये नीचे की दो जो नीड्स हैं ये पूरी हो पाएंगी। अगर जो नीचे की ये दो नीड्स ही नहीं पूरी हो पाएंगी तो आप इस तीसरी वाली स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी तीसरी वाली स्टेज की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं आप पहुंच जाते हैं एस्टीम की तरफ, यानी अब आप ये चाहते हैं कि 4 लोग आपको जाने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एस्टीम नीड है कि मैं कौन हूं। जब आपको प्यार मोहब्बत मिल गया अब आप क्या कहोगे कि जो आपकी एस्टीम है, आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपको क्या अचीव करना है, आपको दूसरे लोग आपको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, है ना, तो ये क्या है? ये सेल्फ एस्टीम नीड के अंदर आता है। और यहाँ तक आप कब पहुंचेंगे? जब आपकी ये नीचे की तीनों नीड पूरी हो जाएंगी। जब तक तीनों नीड नीचे की पूरी नहीं होंगी आप सेल्फ एस्टीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही सेल्फ एस्टीम नीड आपकी पूरी हो जाती है अब आप पहुंचते हैं आत्म अनुभूति की तरफ। तो जो आपकी आत्म अनुभूति वाली आवश्यकता होती है यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या हो जाएगा? आपका मोरालिटी आ जाएगा, आपके मूल्य आ जाएंगे, ठीक है। मोरालिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आप कैसे समस्या का समाधान कर रहे हैं, जो भी आपके अंधविश्वास हैं आप उसमें भरोसा नहीं करेंगे, आप जो भी फैक्ट्स हैं आप उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने आप को, आप क्या हैं, रियल में आप क्या हैं, आपको क्या बनना है, ठीक है, आपकी अनुभूति यानी कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना, तो तब आप यहाँ तक पहुंचते हैं। तो आप यहाँ तक सबसे ऊपर टॉप तक कैसे पहुंचोगे? जब तक आपकी ये सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? जब आपकी नीचे की जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम नीड, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक आप आत्म अनुभूति तक नहीं पहुंच पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए सबसे ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको ये सारी आवश्यकता, ये जो नीचे की आवश्यकताएं हैं ये जरूरी हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। दूसरी आवश्यकता क्या है? आपकी सेफ्टी नीड है। उसके बाद है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। उसके बाद क्या है? एस्टीम नीड। फिर है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये टोटल कितनी नीड्स हो गई? ये टोटल आपकी 5 नीड्स हो गई जो कि किसने दी है? अब्राहम मैस्लो ने दी है। और इनकी थ्योरी का क्या नाम है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है। तो अब ये जो अब्राहम मैस्लो हैं इन्होंने क्या दिया था? ये क्या थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे हु स्टडीज पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज। इन्होंने जो ह्यूमंस की सकारात्मक क्वालिटीज हैं, है ना, सकारात्मक जो गुण हैं मनुष्य के अंदर, उनके बारे में स्टडी किया, उनके बारे में अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की या ये एक्सप्लेन किया कि जो मनुष्य हैं वो कैसे जीते हैं, ठीक है,
मैस्लो क्रिएटेड द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड एक्सप्रेस्ड इन हिज थ्योरी इन हिज बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। अब आपको क्या याद रखना है कि अब्राहम मैस्लो की बुक कौन सी है। तो अब्राहम मैस्लो की बुक कौन सी है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो ये जो थ्योरी है, इन्होंने, इनकी किताब थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, उसमें ये जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है या हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये आपको किताब का नाम याद रखना है। किताब का नाम क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो अब जो ये आपकी पांचों नीड्स हैं, ये पांचों नीड्स सीक्वेंस में, यानी कि लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाती हैं, यानी कि सबसे नीचे लोवेस्ट से, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जो आपकी ये नीड है ये जाती है। तो निम्न स्तर की नीड कौन सी है? आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो आपकी शारीरिक आवश्यकता है वो आपकी सबसे निचले स्तर की है। फिर आपकी आती है सेफ्टी नीड, फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आती है एस्टीम नीड्स, फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की, जो कि मोटिवेशन के अंदर आती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। अगर जो इस थ्योरी में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। जो नेक्स्ट थ्योरी आपकी क्या है? मैकलैंड की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। अब जो मैकलैंड की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी है, ये दिख रहा होगा, मैकलैंड की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी को अचीवमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, है ना। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। और दूसरा है नाम है इसका लर्नेड थ्योरी, लर्नेड थ्योरी। और चौथा नाम है इसका, यानी कि पहला नाम क्या हो गया? ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, दूसरा नाम हो गया अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, लर्नेड थ्योरी, और तीसरा नाम है इसका थ्री नीड थ्योरी। क्या? थ्री नीड थ्योरी। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। पहला नाम है अचीवमेंट थ्योरी, फिर है लर्नेड थ्योरी, थ्री मोटिवेशन थ्योरी और ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? मैकलैंड ने दी है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना, किसने दी है? मैकलैंड ने दी है। अब इन्होंने तीन चीजें बताई, जैसे कि अभी हमने अब्राहम मैस्लो को पढ़ा, तो अब्राहम मैस्लो ने 5 स्टेजेस बताई थी। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 3 चीजें बताई। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 चीजें हैं इनकी, पहला है इनका अचीवमेंट, यानी उपलब्धि। पहला क्या है? अचीवमेंट, ये ठीक, यानी कि उपलब्धि। अब उपलब्धि क्या है? ड्राइव टू सक्सीड, यानी कि कुछ लोग या कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको उपलब्धि चाहिए होती है, तो वो अपने गोल की तरफ, किसकी तरफ? वो अपने गोल की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होते हैं, और जैसे ही वो गोल उनको अचीव हो जाता है, उनका जो मोटिवेशन का लेवल है, देखो इस थ्योरी का मतलब यही है कि देखो ये 3 फैक्टर्स इन्होंने बताया। पहला क्या है? अचीवमेंट फैक्टर, दूसरा है एफिलिएशन, यानी संबंधी जिसको बोलते हैं एफिलिएशन, और तीसरा है पावर। तो इन्होंने ये बताया कि मनुष्य के अंदर ये 3 तरीके के फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिनसे मनुष्य क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो जिनके अंदर अचीवमेंट फैक्टर यानी कि उपलब्धि का फैक्टर ज्यादा पाया जाएगा, वो हमेशा अपने गोल की तरफ अग्रसर रहेंगे। कि हमें, अगर जो आपने ये तय किया कि आपको यूपीएससी का एग्जाम पास करना है, तो यूपीएससी का एग्जाम पास करने के लिए आप उसी तरीके से क्या करोगे? मेहनत करोगे, अपने लक्ष्य को अचीव करोगे। तो जो अचीवमेंट की तरफ मोटिवेटेड रहते हैं वो हमेशा अपने गोल की तरफ भी क्या रहेंगे? मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? ड्राइव टू सक्सीड, हमेशा जीतने के लिए, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए ऐसे लोग क्या होते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कि अचीवमेंट बोला गया। इज दैट क्लियर? डिजायर फॉर इंटरपर्सनल रिलेशंस, एफिलिएशन का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धि से कोई मतलब नहीं होता है। उनको इससे मतलब रहता है कि उनके आपस में लोगों से कैसे संबंध है, वो 4 लोगों के बीच में कैसे अपने आप को रिलेटेड फील करते हैं,
एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं। तो इस तरीके के लोगों के अंदर ऐसी डिजायर रहती है कि जो भी उनके अंतर संबंध हैं या एक दूसरे से जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें, उनको अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्या है? आपका एफिलिएशन है। देन बात करते हैं पावर, यानी कि शक्ति। ठीक है, पावर, तो पावर क्या है? नीड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, यानी कि ऐसे लोग क्या, जैसे कि आपके जो लीडर्स होंगे, है ना, लीडर्स क्या करते हैं, जितने भी नेता होते हैं या जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के बिहेवियर को अपने बिहेवियर से, या उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आप क्या करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो ऐसे लोग किस तरीके से मोटिवेटेड होते हैं? पावर, शक्ति के थ्रू मोटिवेटेड होते हैं। तो ये आपके 3 फैक्टर्स हैं जो कि मैकलैंड ने दिए हैं। पहला फैक्टर क्या है? अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि। दूसरा है आपका एफिलिएशन, यानी कि लोगों से आपस में उनके संबंध कैसे हैं। और तीसरा क्या है? शक्ति। ठीक है, इन्होंने अब यहाँ पे देखें मैकलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा आइडेंटिफाइड 3 मोटिवेटर्स, इन्होंने 3 अभिप्रेरक, ये क्या है? अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, ये क्या है? 3 अभिप्रेरक हैं जो कि मैकलैंड ने पहचाने। फिर क्या है? ऑल 3 आर, क्या लिखा हुआ? ऑल 3 आर प्रेजेंट इन ईच पर्सन बट 1 मोटिवेटर विल बी डोमिनेट, यानी कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, तीनों जो अभिप्रेरक हैं, ये मनुष्य के अंदर तीनों की तीनों पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मनुष्यों के अंदर उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट वाला ज्यादा पाया जाएगा, तो उसके लिए जो मोटिवेटर होगा यानी कि जो अभिप्रेरक होगा वो उपलब्धि होगा। किसी के अंदर एफिलिएशन ज्यादा पाया जाएगा तो उसके अंदर जो प्रेरक होगा अभिप्रेरणा का, या वो जो प्रेरक है ना, वो क्या होगा? एफिलिएशन हो जाएगा। किसी के अंदर पावर ज्यादा पाया जाएगा तो उसका जो अभिप्रेरक है वो पावर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमंस हैं उनको क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं। इज दैट क्लियर? ये इनके लिए एक डोमिनेंट मोटिवेटर की तरह काम करता है। तो ये जो है आपकी 2 थ्योरीज हमने डिस्कस की। एक थ्योरी थी मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की और दूसरी है मैकलैंड की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होंगी। अगर जो ना समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या भूमिका है? अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है अधिगम में? तो जैसे कि जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की अवधारणा पढ़ी थी, वहां पे हमने स्किनर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या है? उन्होंने क्या बताया था कि मोटिवेशन इज NH टू लर्निंग। मोटिवेशन इज NH टू लर्निंग, उन्होंने ये बताया था। अब क्या था, इन्होंने क्या बताया कि अगर जो बच्चा या जो लर्नर है वो अगर जो अभिप्रेरित नहीं होगा सीखने के लिए तो वो कभी नहीं सीख सकता, है ना। अगर जो जैसे कि हमारी जो व्हीकल है वो जैसे कि नेशनल हाईवे पे तेजी से भागती है, वैसे ही अगर जो बच्चा अभिप्रेरित है सीखने के लिए तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका अभिप्रेरणा है वो लर्निंग को कैसे या अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, या उसकी क्या भूमिका है, अभिप्रेरणा की अधिगम में क्या भूमिका है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एनहांस इंगेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनहांस इंगेजमेंट। अब एनहांस इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे कि जब आप, ये लिखा हुआ है एनहांस इंगेजमेंट, यानी कि जब आप मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, तो आप जो भी चीज सीख रहे हैं उसमें आप अपने आप को बिल्कुल घुल मिल जाते हैं उसी में, यानी कि आप अपने आप को उसी कॉन्सेप्ट से मिला लेते हैं। आप उसको इतने अच्छे से सीखते हैं कि आप बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं होता है। आपने उस कॉन्सेप्ट से अपने आप को क्या कर लिया, बिल्कुल अभिप्रेरित कर लिया या इंगेज कर लिया अपने आप को। ठीक, दूसरा पॉइंट है सस्टेन एफर्ट्स एंड परसिवरेंस। सस्टेन एफर्ट्स एंड परसिवरेंस का क्या मतलब है कि जब आप मोटिवेटेड रहते हैं सीखने के लिए तो जो भी आप सीख रहे हैं उसमें एक स्थिरता, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, और जब आपके सीखने में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो आपका जो अधिगम है वो बहुत बेहतर होगा। देन है इम्प्रूव फोकस एंड अटेंशन।
इम्प्रूव फोकस एंड अटेंशन का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल जो भी चीज सीख रहे हैं आप बिल्कुल अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके उस चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। और कब ध्यान का केंद्रित करके सीखेंगे, जब आप उस चीज को सीखने के लिए क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे। अगर जो आप अभिप्रेरित नहीं होंगे तो आप ना ही उस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और ना ही आप अटेंटिव रहेंगे। ठीक है, इसीलिए जो आपका अधिगम के लिए जो आप मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी होता है। देन आपका पॉइंट है प्रमोट्स गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। प्रमोट्स गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट का ये मतलब है कि जब आप अभिप्रेरित होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उस रास्ते पर चल देते हैं। देन है इंस्पायर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर जो आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप जीवन पर्यंत सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि जो आपके अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए यानी कि जीवन पर्यंत सीखने के लिए आपको अभिप्रेरित करता है। और जब आप जब आपके अंदर अभिप्रेरणा होगी किसी भी चीज को सीखने के लिए तो दुनिया की कोई भी चीज हो आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, यानी कि सीखने में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है या सीखने में अभिप्रेरणा की भूमिका कैसी होती है। तो आई होप आपको रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन यानी कि मैकलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड या मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा बेझिझक, चाहे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर जो आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।